ठीक है क्लास, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हमारा रास मैकेनिज्म, होम्योस्टेसिस, थर्ड वन क्या था रेनिन प्रोडक्शन, और चौथा क्या था ब्लड सेल। ये चार फंक्शन हमने पढ़ लिए थे। अब इसमें क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि रास मैकेनिज्म, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसको एक सिस्टम बोला जाता है। सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ब्रेन का भी यूज़ होता है, किडनी का भी यूज़ होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड का भी यूज़ होता है, उसके अलावा किसका यूज़ होता है? लंग्स का भी यूज़ होता है इसमें। क्लियर है? और हमारे जो बॉडी सिस्टम है उसका भी यूज़ होता है। तो हमने इसमें पढ़ लिया था नॉर्मल मैकेनिज्म क्या था। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उसने कहा था सर अगर ऐसा करते करते कि हमारा रास मैकेनिज्म बॉडी में मेंटेन कर रहा है, या होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रही है, या रेनिन प्रोडक्शन हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो कंट्रोल नहीं कर पाया तब क्या होता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, उससे आगे की कहानी सिंपल सी ये है, ठीक है, जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हार्ट में जाएगा तो हार्ट में जो एट्रियम वाला पार्ट है वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हार्मोन एंजाइम कह सकते हैं हम प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम होता है एएनपी। एएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। इसका काम होता है वेजोडाइलेशन का। क्या होता है इसका काम? वेजोडाइलेशन का। तो जैसे ये वेसल्स को डायलेट कर देगा, आपकी बॉडी में मैकेनिज्म नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ से धीरे धीरे रेनिन का प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है, और ऐसे क्या होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से नॉर्मल हो जाता है बीपी। लेकिन ये राइट एट्रियम में जो एएनपी एंजाइम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रास मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए। तो इसको आप याद रख लेना। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, मतलब जैसे ही बॉडी में प्रेशर बढ़ने लग गया तो हार्ट में भी प्रेशर बढ़ेगा। हार्ट में जैसे ही ज़्यादा ब्लड आता है तो ये एएनपी सीक्रेट हो जाता है, और एएनपी क्या करता है? वेसल्स को डायलेट कर देता है, और जिससे हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म मेंटेन हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, शायद पहले इसको समझ लेते हैं। जब हमने ये पढ़ा था, नेफ्रॉन पढ़ा था जब हमने, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने? ये सपोज कर लो बाउमन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ठीक है, इसके बाद ये क्या शुरू हो गया हमारा? लूप ऑफ हेनल शुरू हो गया, यहाँ से बेंडिंग शुरू हो गया, यहाँ से फिर से क्या चल गया? ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनल चल गया, यहाँ से ये डीसीटी, और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने चाहे क्वेश्चन में अगर गलत दिया था तो आप उसको सही कर लेना, लेकिन आप इसको देख लो, ये दोनों आपको थिन दिख रहे हैं कि थिक दिख रहे हैं? ये दोनों असेंडिंग लूप ऑफ हेनल हो चाहे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल हो। मैंने जब डायग्राम बनाया था इसीलिए ऐसा डायग्राम बनाया था कि आपको ये डायग्राम याद रहे। ये दोनों ही थिक होते हैं, और ये कैसा होता है? थिन होता है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल हमेशा कैसे होते हैं? थिक होते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है। एक और क्वेश्चन था, उसमें मैंने यही दिया था फॉल्स लगाने के लिए, ठीक है, फॉल्स लगाने के लिए, लेकिन उसमें मैंने यही दिया था कि असेंडिंग भी थिक है, डिसेंडिंग भी थिक है, लूप ऑफ हेनल कैसा है? वो थिन है, और चौथा दिया था ऑल। अब इसमें से बताने थे आपको गलत, लेकिन ये मेरी गलती से ये फॉल्स की जगह पे क्या होना था? क्वेश्चन वो ट्रू था, मतलब इनमें से ट्रू बताना है, तो ट्रू का आंसर होता चारों, क्योंकि ये तीनों सही थे। तो वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, बस फॉल्स की जगह पे आप उसको ट्रू कर लीजिएगा, तो चारों चीज़ें ट्रू हैं। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन था कॉर्पस्कुलर और ट्यूबुलर, कॉर्पस्कुलर और ट्यूबुलर। देखो दोनों चीज़ें अलग है, कॉर्पस्कुलर अलग है, ट्यूबुलर अलग है, और एक दो वर्ड और अलग हमने पढ़े थे। कौन सा पढ़ा था? कॉर्टेक्स और मेड्यूला। ये दोनों वर्ड अलग क्यों हैं? कॉर्पस्कुलर का मतलब है कैप्सूल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जहाँ पे बाउमन कैप्सूल है, जहाँ पे क्या है? ये बाउमन कैप्सूल है, जहाँ पे ठीक है, ये बाउमन कैप्सूल है, यहाँ
ये कैप्सूल वाला पार्ट जो होता है वो कॉर्पस्कुलर कहलाता है, और पीसीटी वाला पार्ट, डीसीटी वाला कोई सा भी वो ट्यूबुलर कहलाता है। ये ट्यूबुलर और कॉर्पस्कुलर की बात थी, ठीक है। लेकिन जो मेड्यूला और कॉर्टेक्स वाला पार्ट था, अगर आपने उसमें, ये भी मैंने क्वेश्चन दिया था कि कॉर्टेक्स में क्या आता है, मेड्यूला में क्या आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी शायद इसके आंसर की में हो सकता है कोई दिक्कत हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे याद करेंगे तो मेड्यूला में बस आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? एक तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल और एक कलेक्टिंग डक्ट। मेड्यूला में ये दोनों चीज़ें होती हैं, पीसीटी, डीसीटी, ग्लोमेरुलस, बाउमन कैप्सूल, ये सारी इसी में आ जाती हैं, ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनल भी इसी में आएगा मेड्यूला वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल, असेंडिंग लूप ऑफ हेनल और ये वाला पार्ट, सॉरी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल इसी में आता है, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल किस में आता है? यहाँ पे केवल आएगा आपका क्या क्या चीज़, मेड्यूला वाले पार्ट में आएगा। एक तो आएगा कलेक्टिंग डक्ट, बना लेते हैं एक बार, ठीक है। ये सपोज आपका ऊपर वाला बाउमन कैप्सूल वाला पार्ट है, इसके नीचे से कोई भी चीज़ शुरू होती है तो पीसीटी वाली पार्ट भी कहाँ आता है, हमारे कॉर्टेक्स में। अब इससे नीचे क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, ट्यूब वाली चीज़ें आती हैं। लेकिन जैसे ये यहाँ पे ये डक्ट बनती है डीसीटी और पीसीटी, डीसीटी और पीसीटी आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिए। अगला ग्लोमेरुलस भी हमारा कॉर्टेक्स वाले रीजन में आया, अगला बाउमन कैप्सूल भी हमारा इधर आया। तो हमारे पास क्या बच गया, लूप ऑफ हेनल बच गए। तो लूप ऑफ हेनल हमारा किस में आता है, मेड्यूला वाले पार्ट में। और क्या आएगा, कलेक्टिंग डक्ट। तो आपको सिंपल सी इसमें दो ही चीज़ें याद रखनी है, लूप ऑफ हेनल और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ आते हैं, मेड्यूला वाले पार्ट में और कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। बाकी सारा पोर्शन आता है किडनी का। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमने पढ़ लिए थे 4, अब 5वां हमारा है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो किडनी किस किस चीज़ का एक्सक्रीशन करती है? पहला तो है यूरो बिलिरुबिनोजन, बिलिरुबिनोजन, ठीक है, यूरो बिलिरुबिनोजन। तो यूरो बिलिरुबिन पहला है, ठीक है। दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक एसिड और चौथा इंपॉर्टेंट है क्रेटिनिन, ठीक है। मोस्टली ये 4 कंपोनेंट होते हैं जिनका एक्सक्रीशन करना होता है। तो इसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं यूरो बिलिरुबिनोजन। तो सबसे पहले हमको देखना है आरबीसी क्या होती है। एक होती है आरबीसी, ठीक है, ब्लड सेल। इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 120 डेज। 120 डेज बाद ये पहुंचती है स्प्लीन के बाद, कहती है अब मैं मर गई हूँ, अब मुझे तोड़ दो। जैसे ही इसका स्प्लीन में पहुंच के डिस्ट्रक्शन होता है तो ये 2 चीज़ों में टूटती है। एक तो होती है आपकी क्या होती है, ग्लोबुलिन में टूटती है, और एक टूटती है हीम में। ये ग्लोबुलिन तो बॉडी में क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन ये हीम क्या होता है, हीम में से केवल आयरन अब्जॉर्ब होता है और बाकी का इसमें बनता है, हीम बनता है क्या, स्प्लीन के अंदर ही हीम से क्या बन जाता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। बिलिरुबिन, ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, ये होता है फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इसीलिए इसको अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। यहाँ तक दोबारा से बता रहा हूँ, आरबीसी होती है वो स्प्लीन के पास जाती है मरने के बाद, मतलब जैसे मरने वाली होती है, इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, किसका, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी को तोड़ने का काम या उसको ख़त्म करने का काम लास्ट में कौन करता है, स्प्लीन करता है। तो हीम और ग्लोबुलिन में टूटी, ग्लोबुलिन तो बॉडी में अब्जॉर्ब हो गया, हीम क्या हुई, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में टूटी जो लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। अब ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन किसकी प्रेजेंस में क्या करता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है स्प्लीन के अंदर जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन रिडक्टेज एंजाइम। ये बिलिरुबिन रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, इसको तोड़ के बिलिरुबिन बनाता है, ठीक है। हीम को तोड़ के बिलिरुबिन बना दिया इसने, स्प्लीन ने। अब क्या होता है, इस बिलिरुबिन को, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को जाना होता है आगे की तरफ, किसके पास, लीवर के पास। लेकिन लीवर के पास जाने के लिए इसको एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं लीगैंड प्रोटीन या लीगैंड एंजाइम, ठीक है। ये लीगैंड एंजाइम क्या करता है, इस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को लीवर के पास ले जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, लीवर के पास लेके जाएगा। अब लीवर के पास जैसे ये लेके जाता है लीगैंड प्रोटीन इसको बाइंड करके, ये अकेला नहीं जा सकता, मतलब अगर लीगैंड प्रोटीन नहीं होगा तो ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो लीवर में नहीं पहुंच पाएगा।
अब लीवर में पहुंचने के बाद क्या होता है, लीवर में भी एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोराइनिल। क्या होता है? ग्लाइकोराइनिल ट्रांसफिरेज एंजाइम। ये ग्लाइकोराइनिल ट्रांसफिरेज एंजाइम क्या कर देता है, अब लीवर में क्या कर देता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन पहुंचा है तो इसको चेंज कर देता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन में। कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, अब ये बन जाता है वाटर सॉल्युबल। क्या बन जाता है? वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन। वाटर सॉल्युबल बोल सकते हैं या कंजुगेटेड बिलिरुबिन बोल सकते हैं। कंजुगेटेड बिलिरुबिन किसने बनाया इसको? ग्लाइकोराइनिल ट्रांसफिरेज ने बनाया। कहाँ बनाया? लीवर में। अब ये वाटर सॉल्युबल हो चुका है लीवर में, कंजुगेटेड हो चुका है, तो ये बॉडी के अब दूसरे पार्ट में जाता है, वो होता है हमारा ड्यूडीनम। ड्यूडीनम में वाटर सॉल्युबल या कंजुगेटेड बिलिरुबिन पहुंच गया। अब क्या होगा? अब हमने पढ़ा था ड्यूडीनम में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। क्या होती है? स्पेशल टाइप की सेल होती हैं जिसको हमने बोला था क्या? इंटेरोकाइनेज। क्या बोला था? इंटेरोकाइनेज। कहाँ पे? ड्यूडीनम के अंदर। तो ये क्या करती है, जो वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन आ रखा है अब उसको ये यूरोबिलिरुबिनोजन में चेंज कर देती हैं। किस में? यूरोबिलिरुबिनोजन। यूरोबिलिरुबिनोजन में कहाँ पे चेंज हो गया? ड्यूडीनम में। अब ड्यूडीनम में जैसे ये यूरोबिलिरुबिन में चेंज होता है, ये दो पार्टों में बढ़ जाता है। एक तो अब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है, दूसरा ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। कैसे होगा एक्सक्रीट? कैसे होगा? इंटेस्टाइन के थ्रू, क्योंकि ड्यूडीनम में है, ड्यूडीनम के बाद इंटेस्टाइन में तो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टार्कोबिलिन। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्कोबिलिरुबिन, स्टार्कोबिलिन बोल देते हैं। ठीक है, स्टार्कोबिलिन। और ये इसका अमाउंट होता है 60%। कितना होता है? 60%। 20 to 40% यहाँ पे जो ऑब्जॉर्व हुआ था उसको बोलते हैं यूरोबिलिरुबिन। क्या बोलते हैं उसको? यूरोबिलिरुबिन। अब ये यूरोबिलिरुबिनोजन क्या होता है? ये यूरोबिलिरुबिन क्या करता है, अब्जॉर्व होके, जब वही बॉडी में कोई भी चीज़ अब्जॉर्व होती है कहाँ जाती है? ब्लड में। ब्लड कहाँ जाएगा? किडनी में। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है जो अब्जॉर्ब होता है वो पार्ट कहलाता है यूरोबिलिरुबिन, और ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो मतलब हमारा यूरोबिलिरुबिनोजन बाहर निकल गया। ठीक है, यूरिन के थ्रू, लेकिन कितना निकला? 20 to 40%। स्टार्कोबिलिन कहाँ पहुँच गया? इंटेस्टाइन में। अब ये किसके थ्रू निकलेगा? फीकल मटेरियल के थ्रू। फीकल मटेरियल के थ्रू ये भी 60% बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए जो यूरोबिलिरुबिन होता है वो यूरिन से भी ज़्यादा किससे निकलता है? स्टूल से बाहर निकलता है बॉडी से। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऐसे हमारा यूरोबिलिरुबिन कैसे निकलता है बॉडी से बाहर। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने बोला आरबीसी का रोल है, टूटती है, कहाँ जाती है? स्प्लीन में जाती है। स्प्लीन में क्या होता है? ये हीम में चेंज होती है, हीम और ग्लोबुलिन में। तो हीम की ही बात कर रहे हैं। हीम किस में टूटता है? जब हीम टूटता है तो वो किस में टूटता है? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में टूटता है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन किस में टूटती है? ये एक प्रोटीन जिसका नाम होता है लीगेंड प्रोटीन, कहाँ जाती है? लीवर के पास। अब लीवर के पास भी क्या होता है? एक ग्लाइकोराइनिल प्रोटीन होता है, ग्लाइकोराइनिल एंजाइम होता है। ये ग्लाइकोराइनिल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है? इस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में बदल देता है। कंजुगेटेड बिलिरुबिन मतलब वाटर सॉल्युबल। अब जैसे ये वाटर सॉल्युबल होती है, ये कहाँ पहुँच जाती है? ड्यूडीनम वाले पार्ट में। ड्यूडीनम वाले पार्ट में क्या होता है? वहाँ पे एक स्पेशल सेल्स होती है जिनको बोला था हमने इंटेरोकाइनेज। अब ये इंटेरोकाइनेज क्या करती हैं? इस ड्यूडीनम में जो भी हमारा मटेरियल आया था, मतलब क्या आया था? कंजुगेटेड बिलिरुबिन आया था। यहाँ पे कंजुगेटेड बिलिरुबिन आया था ड्यूडीनम में। इंटेरोकाइनेज क्या करती है वहाँ पे? इस कंजुगेटेड बिलिरुबिन को यूरोबिलिरुबिनोजन में चेंज कर देती हैं। यूरोबिलिरुबिनोजन में चेंज कर देती हैं। अब ये यूरोबिलिरुबिन क्या करता है? यहाँ से दो भागों में टूट जाता है। एक तो होता है स्टार्कोबिलिन जो कि 60% भाग होता है, और एक जो 20 से लेके 40% होता है वो होता है यूरोबिलिन। ठीक है, यूरोबिलिन ये यूरिन के थ्रू निकल जाता है यूरोबिलिन, और स्टार्कोबिलिन किसके थ्रू निकलता है? स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये था हमारा किसके बारे में? यूरोबिलिरुबिनोजन के बारे में। अब दूसरा हम पार्ट पढ़ते हैं, किस पार्ट में आते हैं? किसके बारे में? दूसरा हमारा है यूरिया। ठीक है, अब यूरिया के बारे में क्या पढ़ेंगे हम क्या देखते हैं? प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में। क्या होता है?
प्रोटीन, ये प्रोटीन टूटती होगी, ठीक है। अब इस प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, प्रोटीन कैसे कैसे टूटता है। एक तो आपने सुना होगा पेप्सिन, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ठीक है। दूसरा आपने सुना होगा HCl, तीसरा आपने सुना होगा ट्रिप्सिन, और अगला सुना होगा कीमोट्रोपिन। पेप्सिनोजन तो निकलता है स्टमक से, पता है आपको कौन सी सेल्स होती है, चीफ सेल, चीफ सेल से निकलता है ना। दोबारा देखिए, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपको याद नहीं है कौन सी सेल से क्या निकल रहा है तो याद कर लेना। प्रोटीन है हमारी बॉडी में, उसको तोड़ने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें चाहिए पेप्सिनोजन, HCl, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कौन से एंजाइम हैं, कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं पेनक्रियाज से। ये दोनों कहाँ से निकल रहे हैं, पेप्सिनोजन और HCl, ये निकल रहे हैं स्टमक से। अब ये पेप्सिनोजन और HCl का क्या रोल है, एक्चुअली जो पेप्सिनोजन होता है, क्या होता है पेप्सिनोजन, वो एक्टिवेट तभी होता है जब वो HCl के साथ मिलता है, ठीक है। पेप्सिनोजन कहाँ से सीक्रेट हो रहा था हमारा, कौन सी सेल से हो रहा था, चीफ सेल से, HCl पैराइटल सेल से, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं और दो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम आ रहे हैं वो मिलते हैं। तो ये प्रोटीन किस में टूट जाता है हमारा, अमोनिया में। किस में टूटता है, ठीक है, अमाइनो एसिड में टूटता है वैसे तो, पहले अमाइनो एसिड में, ठीक है। ये अमाइनो एसिड किस में टूटते हैं, अमोनिया में, ठीक। अमोनिया क्या होती है, एक टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है। ये क्या कर सकती है, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, ठीक है, और बाकी के डिस्टर्बेंस कर सकती है ब्रेन में। तो मैंने बोला दूसरा हमारा था यूरिया, पढ़ रहे हैं हम, यूरिया कैसे निकलता है बॉडी से बाहर। प्रोटीन जब अमाइनो एसिड में टूटता है, अमाइनो एसिड अमोनिया में टूटती है, अमोनिया क्या करती है, ये अमोनिया ही बनती है क्या, यूरिया, ठीक है। ऐसे ये यूरिया बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक। अब अगला आपने एक क्वेश्चन पूछा होगा कैसे निकलती है, हाँ, ये अमोनिया कैसे निकलती है, ये अमोनिया कहाँ पे होती है, ये लीवर के अंदर टूटती है यूरिया में, ठीक। अब आपने एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि भैया यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं मेन, ठीक है। तो यूरिन के अंदर यूरिया का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 2%, ठीक है। 96% होता है वाटर। ये लोग आप लोग जल्दी कर रहे थे, कभी भी सुन लिया करें ध्यान से, ठीक है। मैं तो कवर करूँगा, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनको मैं कवर करूँगा डेफिनेटली। तो यूरिया 2%, 96% वाटर, और जो 2% बच जाता है वो अदर्स में आता है। अभी अदर्स में क्या आता है, अदर्स में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, जैसे आपने सुना होगा क्रेटिनिन, जैसे आपने सुना होगा यूरिक एसिड, जैसे हमने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा था, यूरोबिलिरुबिन, सुना ना ये सारी चीज़ें आपने, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन और यूरोबिलिरुबिनोजन, ये सारी चीज़ें बाकी 2% बनाती है हमारा 2%। यूरिया केवल 2% ही होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये यूरिन का फॉर्मेशन है। अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली। 5वें वाले टॉपिक में एक्सक्रीशन में हमने पहला पढ़ लिया यूरोबिलिरुबिनोजन, दूसरा पढ़ लिया यूरिया, अब तीसरा हमारा यूरिक एसिड, ठीक है। अब यूरिक एसिड कैसे बनता है, ध्यान दो बच्चों। एक होता है, आपने सुना होगा प्यूरिन, प्यूरिन डाइट बोलते हैं। प्यूरिन डाइट क्या होती है, मोस्टली जैसे जो अल्कोहल के जितने भी बेवरेजेस बनते हैं, अल्कोहल वाले जितने भी बेवरेजेस होते हैं उनमें होती है। मीट वाले, जैसे ऑर्गन मीट होता है, इंटेस्टाइन खा रहा है कोई, किसी का भी, मतलब किसी भी एनिमल का, रेड मीट ले रहा है, इंटेस्टाइन ले रहा है, ब्रेन ले रहा है, लीवर ले रहा है, कुछ भी खा रहा है, ठीक है। तो रेड मीट लिख देता हूँ सीधे यहाँ पे। तो उसमें क्या होती है, प्यूरिन होती है, प्यूरिन का अमाउंट होता है। एक्चुअली प्यूरिन क्या होता है अभी पढ़ेंगे इसको। अब आप कहेंगे सर ये तो अल्कोहल और रेड मीट वाले में ही प्यूरिन डाइट मतलब वही लेते हैं, आप भी लेते हैं, जैसे चॉकलेट, कॉफ़ी वगैरह, उसमें भी कम मात्रा में लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, प्यूरिन का अमाउंट रहता है। अब कुछ जो ये भी नहीं खाते वो कॉलीफ्लावर तो खाते हैं, ठीक है, कॉलीफ्लावर में होता है। दूसरा आपने स्पिनच सुना होगा, स्पिनच में होता है। थर्ड आपने सुना होगा मशरूम। तो इन सब में क्या पाया जाता है, प्यूरिन पाया जाता है। अब ये प्यूरिन की कहानी पढ़ते हैं। ये प्यूरिन क्या करता है, जैसे ही हम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं तो एक होता है जैंथीन एंजाइम। क्या होता है, जैंथीन ऑक्सीडेज। ये क्या कर देता है, इस प्यूरिन को तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है, इस प्यूरिन को तोड़ के ये बना देता है क्या,
यूरिक एसिड, सिंपल क्या बना देता है, यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड क्या होता है, इसी से आपने पढ़ा होगा एक कंडीशन आती है गाउट, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यूरिक एसिड सिंपल सा इतना बन गया, प्यूरिन से बनता है, जब आप प्यूरिन वाली बहुत सारी डाइटें ले लेते हो ये यूरिक एसिड में चेंज होता है और यूरिक एसिड से यूरिया में आता है और बाहर आ जाता है, ठीक है। अब इसका नॉर्मल अमाउंट कितने में गाउट होगा, गाउट कैसे होता है एक्चुअली, जब ये प्यूरिन से यूरिक एसिड में टूटता है धीरे धीरे इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं ऐसे, और ये हमारे जॉइंट पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। वैसे जब हम स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे MSN के अंदर डिजीज कंडीशन, तब वहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे गाउट को। अभी यहाँ पे यूरिक एसिड के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 3.5 से लेके 7 के समथिंग mg/dl, 7.2 mg/dl के आसपास होता है, मतलब यही होता है 3.5 से लेके 7.2 mg/dl, ये होता है यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये क्रिस्टल से बनाता है और गाउट डिजीज़ कॉज करता है। क्लियर हो गया इतना। अब आता है हमारा लास्ट वाला, क्या पढ़ा था हमने, अगला हमने पढ़ा था क्रेटिनिन, ठीक है। एक्सक्रीशन के अंदर लास्ट हमने पढ़ा था क्रेटिनिन, ये भी हम बहुत देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेटिनिन क्या होता है, ये पाया जाता है आपके मसल्स में, ठीक है। मसल्स की जब प्रोटीन डैमेज होती है, मसल्स के अंदर क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन क्या करती है, टूटती है क्रेटिनिन में। जब मसल प्रोटीन डैमेज होती है तो वो क्रेटिनिन में टूटती है, और क्रेटिनिन फिर यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट होता है, ठीक है, यूरिन के थ्रू पास आउट होता है। तो क्रेटिनिन का काम है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये पढ़ लिया हमने पांचवा फंक्शन एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन में हमने पढ़ लिया यूरोबिलिरुबिन कैसे जा रहा था, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से जा रहा था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यूरिया पढ़ा। यूरिया में हमने देखा प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो उसमें क्या बनता है, अमाइनो एसिड बनते हैं, और उसी से फिर हमारा यूरिया बनता है। फिर हमने यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ लिया था कि यूरिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया था यूरिक एसिड और क्रेटिनिन, ठीक हो गया। पांचवा फंक्शन खत्म। अगला हमने छठा फंक्शन में हमने एक चीज़ और बोली थी, हमने ये बोला था इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब है कौन सा पार्ट क्या अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट होता है पीसीटी वाला, ठीक है, ट्यूब के पीसीटी वाला जो पहला पार्ट होता है, ये तो हमारा लूप ऑफ हेनेल है, ठीक है। पीसीटी वाले पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ अब्जॉर्ब होती है, हमने बोला था कि सोडियम कहाँ अब्जॉर्ब होता है, टीसीटी में, लेकिन यहाँ पे भी होता है कम मात्रा में। सोडियम के अलावा यहाँ पे पोटेशियम भी अब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे क्लोराइड भी अब्जॉर्ब होता है, और क्या होता है यहाँ पे बाइकार्बोनेट भी अब्जॉर्ब होता है, और कुछ बच गया, और वाटर भी अब्जॉर्ब होता है थोड़ा बहुत अमाउंट। ये पीसीटी के अंदर क्या, अगर आपसे कोई पूछे तो ये इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा लूप ऑफ हेनेल। क्या क्या चीज़ें होती है लूप ऑफ हेनेल में, लूप ऑफ हेनेल में बाइकार्बोनेट नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें होती है। सोडियम भी अब्जॉर्ब होता है, क्लोराइड भी होता है, पोटेशियम भी होता है, वाटर भी होता है, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनेल की बात है। अब आता है हमारा तीसरा वाला पार्ट, कौन सा, पीसीटी, लूप ऑफ हेनेल और डीसीटी। डीसीटी में हमारा क्या होता है, सोडियम का अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वैसे टोटल अब्जॉर्प्शन की बात करें तो पीसीटी में 65% अब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्लियर है। बाकी का बचा हुआ जो लूप ऑफ हेनेल है, ठीक है, और इन दोनों में कितना हो जाता है, 15 से 20% यहाँ पे हो जाता है, 5 से 10%, 15 मानते हैं इसको, 10% होता है किसमें, डीसीटी के अंदर। एलओएच के अंदर कितना होता है, 15%, इसके अंदर होता है 10%। डीसीटी के अंदर सोडियम का तो अब्जॉर्प्शन होता है, और किसका, पोटेशियम का क्या होगा, एक्सक्रीशन होता है। डीसीटी क्या करता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डीसीटी जो 10% था। अब बचा हमारा कितना, 5% अप्रॉक्सीमेटली पूरा हो जाता है। लेकिन हमारा कलेक्टिंग डक्ट भी एक काम करती है, क्या करती है, कलेक्टिंग डक्ट का एक काम होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना। क्या करना, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना। दोबारा से एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे होता है। पीसीटी में सारी चीज़ें लगभग अब्जॉर्ब होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और वाटर। कितना परसेंट, 65%। एलओएच के अंदर कितना होता है, 15%, और बाकी 5 से 10% किस में होता है आपका, डीसीटी में। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्लियर हो गया।
अब हम बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। यहाँ तक कोई भी किसी को भी किसी तरीके का डाउट हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू क्लास।